बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। देखिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में इनकम की जो टैक्सेबिलिटी है, एक पर्सन के ऊपर टैक्स चार्जेबिलिटी है, वो दो चीजों पे डिपेंडेंट है, वो दो चीजों पे बेस्ड करती है। नंबर वन इज कॉल्ड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन एंड द सेकंड इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। हमारे पास टैक्स लॉ में जो 7 तरह के पर्सन थे, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। रेजिडेंशियल स्टेटस के इस एरिया में हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो 7 तरह के टैक्स पर्सन हैं, कब ये रेजिडेंट होंगे या कब ये नॉन रेजिडेंट होंगे। यानी कि हमें हर टैक्स पेयर को हर टैक्स ईयर के लिए आइदर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कैटेगराइज करना। सेकेंडली, एक टैक्स पेयर पूरे साल में जितनी भी इनकम अर्न करेगा, उसे हम ज्योग्राफिकल सोर्सेस की बेसिस पे या तो पाकिस्तान सोर्स इनकम या फॉरेन सोर्स इनकम एस्टेब्लिश करेंगे। अगर एक पर्सन रेजिडेंट बनता है, अगर एक पर्सन का स्टेटस रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम एज वेल एज फॉरेन सोर्स इनकम यानी कि वर्ल्ड वाइड इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत चार्जेबल टैक्स होगी। और अगर एक पर्सन नॉन रेजिडेंट बनता है तो नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लॉ अप्लाई होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 चार्जेबिलिटी क्रिएट होगी। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की स्कोप में ही नहीं आती। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई ही नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट है, मैं ये कह रहा हूं कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई नहीं होता। यानी कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के स्कोप में ही नहीं आती। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स, चार्जेबिलिटी ऑफ इनकम, चार्जेबिलिटी ऑफ पर्सन दो चीजों पे डिपेंडेंट है। नंबर वन, बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन, एंड नंबर टू, बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम। अब अगर एक पर्सन रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट पर्सन की पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ही इस लॉ में चार्जेबल टैक्स होगी। और अगर एक पर्सन नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चार्जेबल टैक्स होगी। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये बात हमारे पास थ्योरी में भी लिखी है, इसे भी रीड कर लेता हूं। The income of a person chargeable to tax under the income tax ordinance is determined with reference to the residential status of a taxpayer as follow. A resident person is chargeable to tax in Pakistan for both Pakistan source income and foreign source income, subject to agreement for the avoidance of double taxation, that is tax treaty. Likewise, a non-resident person is chargeable to tax in Pakistan only to the extent of Pakistan source income, subject to the agreement for the avoidance of double taxation, that is tax treaty. अगर एक रेजिडेंट पर्सन है तो उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों पे ही इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, दैट इज टैक्स ट्रीटी। सिमिलरली, अगर एक पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम यहाँ पे टैक्स होगी, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, दैट इज टैक्स ट्रीटी। ठीक है, ये एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, दैट इज टैक्स ट्रीटी, ये क्या चीज है, इसके हवाले से थोड़ी डिस्कशन करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि एक टैक्स पेयर है मिस्टर ए, एक टैक्स पेयर है मिस्टर ए। मिस्टर ए पाकिस्तान में रेजिडेंट है। मिस्टर ए का टैक्स स्टेटस पाकिस्तान में रेजिडेंट है। मिस्टर ए ने लेट से कि कुछ पाकिस्तान सोर्स इनकम कमाई, और मिस्टर ए ने लेट से कि कुछ यूएस सोर्स इनकम कमाई। यानी कि ये पाकिस्तान में भी कुछ इनकम अर्न कर रहा है, साथ साथ इसकी कुछ इनकम यूएस से भी आ रही है। चूंकि पाकिस्तान में ये रेजिडेंट है, तो पाकिस्तान में इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम पे भी टैक्स लगेगा, फॉरेन सोर्स इनकम यानी कि यूएस सोर्स इनकम के ऊपर भी टैक्स लगेगा। लेकिन ये बंदा यूएस में नॉन रेजिडेंट है। क्योंकि ये पाकिस्तान में रेजिडेंट है, तो मोस्ट लाइकली कि यूएस में नॉन रेजिडेंट होगा। अब यूएस में अगर ये नॉन रेजिडेंट है, तो यूएस का इनकम टैक्स लॉ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन यूएस का जो इनकम टैक्स लॉ है, वो इसकी यूएस सोर्स इनकम पे तो अप्लाई होगा ही होगा। अगर एक पर्सन पाकिस्तान में रेजिडेंट है, यूएस में नॉन रेजिडेंट है, और पाकिस्तान यूएस दोनों में इनकम अर्न कर रहा है, तो पाकिस्तान में रेजिडेंट होने की वजह से इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, यूएस सोर्स इनकम दोनों ही टैक्स होगी। यूएस में नॉन रेजिडेंट होने की वजह से सिर्फ इसकी यूएस सोर्स इनकम हो रही होगी टैक्स। तो इसका मतलब है कि ये यूएस सोर्स इनकम एक ऐसी इनकम बन गई जिसके ऊपर डबल टैक्सेशन दो डिफरेंट कंट्रीज के इनकम टैक्स लॉ अप्लाई हो रहे हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक हमारे पास इंडिविजुअल है मिस्टर बी, लेट्स से कि मिस्टर बी पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है। लेट्स से कि मिस्टर बी पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है, और मिस्टर बी चाइना में
रेजिडेंट है, मिस्टर बी चाइना में रेजिडेंट है। अब मिस्टर बी ने कुछ पाकिस्तान सोर्स इनकम अर्न की और मिस्टर बी ने कुछ चाइनीज सोर्स इनकम अर्न की। चूंकि मिस्टर बी का स्टेटस पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है, तो नॉन रेजिडेंट होने की वजह से सिर्फ इनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम यहाँ चार्जेबल टैक्स होगी। लेकिन चूंकि इनका स्टेटस चाइना में रेजिडेंट है, तो चाइना में इनकी चाइनीज सोर्स इनकम एज वेल एज फॉरेन सोर्स इनकम, यानी कि इनके लिए फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम भी टैक्सेबल हो रही होगी। इसका मतलब है इस केस में जो इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, इस पे ये दोनों कंट्रीज के टैक्स लॉस अप्लाई होंगे। इसका मतलब है कि इस इनकम के ऊपर दो सेपरेट कंट्रीज के टैक्स लॉस अप्लाई होंगे, ये इनकम डबल टैक्सेशन पे जा रही होगी। तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट साइन करती है, जिनको हम कहते हैं एग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, दैट इज टैक्स ट्रीटी। इन एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज आपस में एक एग्रीमेंट कर लेती है कि भाई अगर फला इनकम अराइज होगी एक स्टेट के रेजिडेंट की दूसरे स्टेट में, तो वो इनकम किस तरह से टैक्स होगी और कहां पे टैक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल के परस्पेक्टिव से कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल के पाकिस्तान और यूएस की टैक्स ट्रीटी में लिखा हो कि ये वाली इनकम या तो सिर्फ पाकिस्तान में टैक्स होगी, या सिर्फ यूएस में टैक्स होगी, या थोड़ा थोड़ा दोनों जगह पे टैक्स हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल के पाकिस्तान और चाइना की टैक्स ट्रीटी में लिखा हो कि ये वाली इनकम या तो पाकिस्तान में टैक्स होगी या चाइना में टैक्स होगी, या दोनों जगहों पे कुछ कुछ पोर्शन टैक्स होगा, कुछ पोर्शन टैक्स नहीं होगा। इस तरह की बात इन एग्रीमेंट फॉर डबल टैक्सेशन के एग्रीमेंट फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के केसेस में बयान की गई होती है। पाकिस्तान के अराउंड 68 टू 69 कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन की ट्रीटीज हैं। ये जो डबल टैक्सेशन की ट्रीटीज हैं, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन के एग्रीमेंट्स हैं, टैक्स ट्रीटीज हैं, ये सोवरियन कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि ये कंट्री लेवल पे डिफरेंट कंट्रीज की स्टेट आपस में एग्री करते हैं, साइन करते हैं। तो चूंकि ये सोवरियन कॉन्ट्रैक्ट है, इनका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट है। यानी कि अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक इनकम को टैक्स करवा रहा है, लेकिन टैक्स टीटी उस इनकम को टैक्स नहीं करवा रहा या एग्जाम कर देता है या लोअर रेट पे टैक्स करवा रहा है, तो हम टैक्स टीटी के प्रोविजंस को फॉलो कर रहे होंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एक लोकल लॉ है, जबकि डिफरेंट कंट्रीज की आपस में ये जो टैक्स ट्रीटीज है, पाकिस्तान के अराउंड 68 टू 69 कंट्रीज के साथ टैक्स ट्रीटीज हैं। ये टैक्स ट्रीटीज सोवरियन कॉन्ट्रैक्ट है जो कि गवर्नमेंट लेवल पे साइन हुए हैं। तो इन टैक्स ट्रीटीज का लोकल टैक्स लॉस के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट है। यानी कि जहां पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और टैक्स ट्रीटीज के प्रोविजन आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे, तो हम टैक्स ट्रीटी के प्रोविजंस को फॉलो कर रहे होंगे। अब लकी सीफेप 5 के कोर्स में आपको इन टैक्स ट्रीटीज को कवर नहीं करना है, टैक्स ट्रीटीज आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्स को अपना प्रोफेशनल करियर बनाते हो, तो फिर आप इन टैक्स ट्रीटीज को भी कवर कर रहे होंगे। जिस तरह से हमारी कंट्री का टैक्स लॉ है ना, इसी तरह से हमारी हर कंट्री के साथ एक टैक्स ट्रीटी है। तो भाई पाकिस्तान यूएस के दरमियान एक टैक्स ट्रीटी है, पाकिस्तान स्विट्जरलैंड के दरमियान एक टैक्स ट्रीटी है, पाकिस्तान चाइना के दरमियान एक टैक्स ट्रीटी है, पाकिस्तान टर्की के दरमियान टैक्स ट्रीटी है। इन टैक्स ट्रीटीज में इसी तरह की क्रॉस बॉर्डर इनकम या डबल टैक्सेशन वाली इनकम को कैटर किया गया है। हमें इसे कवर नहीं करना क्योंकि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बस एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि टैक्स ट्रीटी का हमारे लोकल लॉ के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, ड्यू टू द रीजन कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक सोवरेन कॉन्ट्रैक्ट है। वापस से आते हैं अपने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन के चैप्टर पे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्सेबिलिटी, चार्जेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन आइदर एज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम आइदर एज पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम। अब आज की इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से स्टैब्लिश किया जाता है, किस तरह से हम एक पर्सन को रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कैटेगराइज कर रहे होंगे। हमारे पास पहले कुछ सिंपल सी आसान सी डेफिनेशंस आ रही हैं। इन डेफिनेशंस को मैं रीड नहीं कर रहा, लेकिन इनको समराइज करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई है कि टैक्स पेयर या तो रेजिडेंट टैक्स पेयर होगा या नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर होगा। रेजिडेंट टैक्स पेयर या तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट ईओपी या फेडरल गवर्नमेंट। रेजिडेंट टैक्स पेयर या तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट ईओपी या फेडरल गवर्नमेंट। अब एक चीज आपको इन डेफिनेशन से, इस नोटिंग से समझ आएगा। लॉ मेकर ने फेडरल गवर्नमेंट को रेजिडेंट की डेफिनेशन में डाल दिया है। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट पर्सन ही होगा, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट पर्सन ही होगा। और नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है? द पर्सन शैल बी नॉन रेजिडेंट फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन। अगर एक पर्सन रेजिडेंट नहीं है तो वो नॉन रेजिडेंट है। लॉ मेकर ने फॉरेन गवर्नमेंट, political subdivision of foreign government and public international organization, foreign government, political subdivision of foreign government and public international organization, इन तीन लोगों को रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में ही नहीं रखा। जब इन तीन लोगों को रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में ही नहीं रखा, तो इसका मतलब है कि ये तीन लोग हमेशा ही नॉन रेजिडेंट होंगे।
हमारे पास टैक्स लॉस में टोटल 7 पर्सन थे। इंडिविजुअल यूपी कंपनी, या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे, उनका क्राइटेरिया हम देखेंगे। फेडरल गवर्नमेंट चूंकि रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में आ रहा है, तो ये तो हमेशा ही रेजिडेंट पर्सन होगा। और बाकी के 3 पर्सन, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 लोग चूंकि रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आ रहे, तो ये 3 लोग हमेशा नॉन रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। मैंने इस चैप्टर के लास्ट में एक समरी भी प्रिपेयर की है, जिसमें ये बात मैंने एक जगह मेंशन कर दी है कि फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट पर्सन होगा, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 हमेशा नॉन रेजिडेंट पर्सन होंगे। और इंडिविजुअल ईओपी कंपनी का हम रेजिडेंट का क्राइटेरिया देखेंगे, अगर क्राइटेरिया मीट होगा तो रेजिडेंट, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो नॉन रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम रेजिडेंट इंडिविजुअल की। रेजिडेंट इंडिविजुअल का स्टेटस सेक्शन 82 में डिस्कस किया गया है। रीड करता हूं, साथ साथ इसे एक्सप्लेन करता हूं। एन इंडिविजुअल shall be a resident individual for a tax year. An individual shall be a individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period or periods of 183 days or more in aggregate in a tax year. सबसे पहला क्राइटेरिया है कि इंडिविजुअल को रेजिडेंट इंडिविजुअल डिक्लेयर करने का इंडिविजुअल की फिजिकल प्रेजेंस की बेसिस पे। अगर एक इंडिविजुअल एक टैक्स ईयर में एटलीस्ट 183 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद है, आइदर इन एग्रीगेट, आइदर एक साथ या टुकड़ों टुकड़ों में, इन एग्रीगेट, अगर एक इंडिविजुअल एक पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा फिजिकली मौजूद है एक टैक्स ईयर में, तो वो इंडिविजुअल उस टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। याद रहे, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का स्टेटस कोई परमानेंट स्टेटस नहीं है। हम हर साल बंदे को इवैल्यूएट करेंगे कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो पहला क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा फिजिकली मौजूद है, आइदर इन टोटल एक साथ या आइदर टुकड़ों टुकड़ों में मिला जुलाकर इन एग्रीगेट, तो ये पर्सन पाकिस्तान में रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। क्राइटेरिया नंबर 1 को देखकर आपको ये बात समझ आएगी कि रेजिडेंट होने के लिए जरूरी नहीं है कि पाकिस्तानी सिटीजन ही हो। अगर एक फॉरेनर भी पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा फिजिकली मौजूद है, तो फॉरेनर भी पाकिस्तान में रेजिडेंट कंसिडर किया जा सकता है। यानी कि क्राइटेरिया नंबर 1 के तहत नेशनैलिटी हैज नथिंग टू डू विद रेजिडेंशियल स्टेटस। आपका डोमिसाइल, आपका पासपोर्ट, आपका सीएनआईसी क्या कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पाकिस्तान में फिजिकली 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद हैं, तो आप रेजिडेंट कंसिडर किए जाएंगे। यही बात मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखी है। एज पर क्राइटेरिया ए अबव, residential status of an individual has no relationship with the nationality or domicile. It is based on physical presence in Pakistan. Thus, a foreigner can also be a resident individual for the tax purpose. अगर एक foreigner भी पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है, तो वो टैक्स ईयर के लिए रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। क्राइटेरिया नंबर 2, an employee or official of federal government or provincial government posted abroad in a tax year. An employee or official of a federal government or provincial government posted abroad in a tax year. अब सेकंड क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब स्टेटस है कि अगर एक इंडिविजुअल फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ऑफिशियल है, अगर एक इंडिविजुअल फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ऑफिशियल है और वो पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया है, यानी कि वो पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद नहीं भी है, तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर एक इंडिविजुअल फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय और पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया है, तो ये इंडिविजुअल इवन दो के पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद नहीं भी है, अभी ये रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। ये बेसिकली जो पाकिस्तान की एम्बेसी के लोग होते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज में पाकिस्तानी एम्बेसी में काम कर रहे होते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से डिप्यूट किए जाते हैं। इवन तो कि वो पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद नहीं भी है, लेकिन चूंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किए गए, ये सारे रेजिडेंट बन जाते हैं। और तीसरा क्राइटेरिया कहता है being a citizen of Pakistan and is not present in any other country for more than 182 days during the tax year, or is not a resident taxpayer of any other country under their relevant tax laws. अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, तीसरी क्राइटेरिया में सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की बात हो गई है। अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है और वो किसी और कंट्री में 182 डेज से ज्यादा, यानी कि 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद हो, या फिर किसी और कंट्री के टैक्स लॉस के हिसाब से वहां का रेजिडेंट बन जाए, तो फिर इस केस में वो पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं होगा। लेकिन क्या कह रहा है, एन इंडिविजुअल शैल बी रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल
being a citizen of Pakistan is not present in any other country for more than 182 days during the year or is not a resident taxpayer of any other country. अगर एक इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, किसी और मुल्क में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद नहीं है और किसी और मुल्क के टैक्स लॉस के तहत वो रेजिडेंट नहीं है, तो अब वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है। यानी कि अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान किसी और कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है या किसी और कंट्री के टैक्स लॉस के तहत वहां का रेजिडेंट है, तो वो पाकिस्तान में फिर रेजिडेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्राइटेरिया नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, अगर एक इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव कि वो सिटीजन है या नहीं है, अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में फिजिकली 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है, रेजिडेंट। क्राइटेरिया नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब स्टेटस, अगर एक इंडिविजुअल फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है जो पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया है, रेजिडेंट। और क्राइटेरिया नंबर 3, अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, किसी और कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा दिन मौजूद नहीं है या फिर किसी और कंट्रीज के टैक्स लॉस के हिसाब से रेजिडेंट नहीं है, तो अब ये पाकिस्तान में रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। मैंने पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी को समराइज करने की कोशिश की एक डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम में मैंने पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर सी को समराइज किया है। देखिए किस तरीके से, या तो इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है या सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अगर तो इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं है तो इस पे क्राइटेरिया नंबर सी अप्लाई नहीं होगा, इस पे सिर्फ क्राइटेरिया नंबर ए अप्लाई होगा। अगर एक इंडिविजुअल नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, अगर तो पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है तो रेजिडेंट है, लेकिन अगर पाकिस्तान में 183 डेज से कम दिन मौजूद है तो फिर ये पाकिस्तान टैक्स लॉ के हिसाब से उस साल के लिए नॉन रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। अगर एक फॉरेनर यानी कि नॉन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में फिजिकली 183 डेज या उससे ज्यादा दिन मौजूद है, पाकिस्तान लॉ के हिसाब से रेजिडेंट। अगर पाकिस्तान में 183 डेज से कम मौजूद है तो पाकिस्तान लॉ के हिसाब से नॉन रेजिडेंट। अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, सबसे पहले हम क्राइटेरिया नंबर 1 देखते हैं कि क्या वो पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है। इफ यस, तो वो क्राइटेरिया नंबर 1 के तहत रेजिडेंट। अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान 183 डेज या उससे ज्यादा पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद है, ये रेजिडेंट है क्राइटेरिया नंबर ए के तहत। अगर वो पाकिस्तान में 183 डेज से कम मौजूद है, अगर वो पाकिस्तान में 183 डेज से कम मौजूद है, तो फिर आपने ये देखना है कि क्या वो किसी और कंट्री में टैक्स रेजिडेंट है, क्या वो किसी और कंट्री के टैक्स लॉस के तहत रेजिडेंट है। इफ यस, तो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है। क्या वो किसी और कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है, क्या वो किसी और एक कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है। इफ यस, तो ये पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट। और अगर ये दोनों ही बातें पूरी नहीं होती, यानी कि वो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज से कम मौजूद है, किसी और कंट्री में भी रेजिडेंट नहीं है और किसी और कंट्री में भी 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद नहीं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा फ्रीक्वेंट ट्रेवल कर रहा है, 60 दिन दुबई में है, 60 दिन यूएस में है, 60 दिन यूके में, 60 दिन सिंगापुर में, ना पाकिस्तान में फिजिकली 183 डेज उससे ज्यादा मौजूद है, ना किसी और कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है। अदरवाइज अब ये इंडिविजुअल पाकिस्तान में रेजिडेंट इंडिविजुअल कंसिडर किया जाएगा। ये अदरवाइज वाला सिनेरियो है क्या, जब वो किसी और कंट्री में नॉन रेजिडेंट हो, यानी कि किसी और कंट्री में रेजिडेंट ना हो, या वो किसी एंड वो किसी और कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा भी मौजूद ना हो, तो अब ये बंदा पाकिस्तान में इंडिविजुअल कंसिडर किया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक नॉन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, आपने सिर्फ उसका फिजिकल प्रेजेंस देखना है। अगर पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद है, रेजिडेंट। अगर पाकिस्तान में 183 डेज से कम मौजूद है, नॉन रेजिडेंट। अगर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर है, अगर तो फिजिकली पाकिस्तान में 183 डेज से उससे ज्यादा मौजूद है, क्राइटेरिया नंबर ए के तहत रेजिडेंट। अगर फिजिकली पाकिस्तान में 183 डेज से कम मौजूद है, तो फिर आपने ये देखना है कि क्या वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट है। इफ यस, तो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट। क्या वो किसी और सिंगल कंट्री में 183 डेज से उससे ज्यादा मौजूद है। इफ यस, तो पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट। अदरवाइज अदरवाइज में ये दोनों कंडीशंस मीट नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट ना हो और किसी और कंट्री में 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद ना हो, तो अब ये पाकिस्तान में रेजिडेंट इंडिविजुअल कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ इंडिविजुअल था। जहां पे पर्सन रेजिडेंट नहीं होगा वहां पे पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा, यानी कि अगर ये तीनों क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहे तो फिर वो इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स में एक रूल 14 है, जो कि नंबर ऑफ डेज काउंट करने में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। रूल 14 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 2002 कहता है, इन कंप्यूटिंग द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉलोइंग डेज आर काउंटेड एज होल डे। इन कंप्यूटिंग द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉलोइंग डेज आर काउंटेड एज होल डे।
A part of the day that the individual is present in Pakistan, including the date of arrival in or the date of departure in Pakistan. अगर किसी दिन बंदा पाकिस्तान में अराइव हो रहा है या पाकिस्तान से डिपार्ट कर रहा है, तो वो पाकिस्तान में उस दिन पार्ट ऑफ द डे के लिए मौजूद है, और वो पार्ट डे टैक्स लॉ की नजर में होल डे काउंट किया जाएगा. Public holiday, a day of leave including sick leave, a day that individual activity in Pakistan is interrupted because of strike, lockout or delay in receipt of supplies, a holiday spent by the individual in Pakistan before, during or after any activities in Pakistan. देखिए, अगर एक पर्सन पाकिस्तान में पार्ट ऑफ द डे मौजूद है ड्यू टू द रीजन कि वो पाकिस्तान अराइव हो रहा है या पाकिस्तान से डिपार्ट कर रहा है, तो वो पार्ट ऑफ द डे फुल डे होल डे काउंट किया जाएगा. इसके अलावा अगर बंदा पाकिस्तान में मौजूद है पब्लिक हॉलीडे के लिए, सिक लीव के लिए, उसका बिजनेस, उसकी एक्टिविटीज इंटरप्ट हो जाती है लॉकडाउन की वजह से, कर्फ्यू की वजह से, स्ट्राइक की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन वो पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद है, तो ये सारे दिन फुल डे काउंट किए जाएंगे. चाहे वो वेकेशन के लिए आया है, चाहे वो पब्लिक हॉलीडे है, चाहे वो बीमार है, चाहे सिक लीव पे, हर दिन जिस दिन वो फिजिकली पाकिस्तान में मौजूद है, चाहे वो इनकम जनरेट करे, चाहे वो इनकम जनरेट ना करे, अगर पाकिस्तान में फिजिकली मौजूद है तो ये सारे दिन को हम फुल डे काउंट करेंगे. पॉइंट नंबर 2 में कहता है अ डे और पार्ट ऑफ द डे, अ डे और पार्ट ऑफ द डे where an individual is in Pakistan solely by the reason of being in transit between two different places outside Pakistan does not count as a day present in Pakistan. अगर एक पर्सन पाकिस्तान से बाहर से ट्रेवल कर रहा है और पाकिस्तान के बाहर ही कहीं जा रहा है, यानी फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि अगर एक बंदा इंडिया से ट्रेवल करके सऊदीया जा रहा है और पाकिस्तान में उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट है कि वो इंडिया से पहले पाकिस्तान आया, फिर पाकिस्तान से सऊदीया जा रहा है, अल्टीमेटली जाना उसने इंडिया से सऊदीया था. अगर एक पर्सन कनेक्टिंग फ्लाइट होने की वजह से, बीन इन ट्रांजिट होने की वजह से पाकिस्तान में एक दिन या पार्ट ऑफ द डे गुजारता है, तो ये डे काउंट नहीं किया जाएगा. यानी फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बंदा बांग्लादेश से सऊदीया जा रहा है और पाकिस्तान में वो कनेक्टिंग फ्लाइट होने की वजह से लैंड करता है, दोबारा डिपार्ट करता है, तो अब ये दिन या पार्ट ऑफ द डे टैक्स लॉ की नजर में डे काउंट नहीं किया जाएगा. अ डे और पार्ट ऑफ द डे where an individual is present in Pakistan solely by the reason of being in transit between two different places outside Pakistan does not count as a day present in Pakistan. अच्छा, एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली है कि यहाँ लिखा है अ डे और पार्ट ऑफ द डे, अ डे और पार्ट ऑफ द डे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि आप जा रहे हो इंडिया से सऊदीया, ठीक है, और बीच में आपका पाकिस्तान में स्टे आ जाता है, बीच में पाकिस्तान में कनेक्टिंग फ्लाइट है. अब आप लेट से कि 2 जुलाई 2023 पे, 2 जुलाई 2023 पे पाकिस्तान में अराइव होते हो, लेट से कि 10 बजे सुबह, आप सुबह पाकिस्तान में 10 बजे अराइव हुए और 2 घंटे का आपका स्टे था, तो आप दोबारा से पाकिस्तान से डिपार्ट कर गए लेट से 1 PM पे, 3 घंटे बाद डिपार्ट कर गए. आपने सुबह 10 बजे पाकिस्तान में लैंड किया और 3 घंटे बाद आप 1 बजे पाकिस्तान से दोबारा डिपार्ट कर गए. अब चूंकि आप पाकिस्तान में 3 घंटे के लिए आए हो ड्यू टू द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, ड्यू टू द रीजन ऑफ हैविंग द कनेक्टिंग फ्लाइट, देन ये दिन पाकिस्तान में काउंट नहीं किया जाएगा, ये दिन पाकिस्तान में काउंट नहीं किया जाएगा. व्हेन अ डे और पार्ट ऑफ द डे इज स्पेंट इन पाकिस्तान ड्यू टू द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, दैट वुड नॉट बी काउंटेड एज अ डे प्रेजेंट इन पाकिस्तान. लेकिन अगर इन केस कि एक बंदा इंडिया से सऊदीया जा रहा है और बीच में इसका पाकिस्तान में स्टे आ जाता है 2 घंटे का, लेट से कि ये 2 जुलाई 2023 रात के 11 बजे, रात के 11 बजे पाकिस्तान में लैंड करता है. ये 2 जुलाई 2023 रात के 11 बजे पाकिस्तान में लैंड करता है और 2 घंटे बाद 3 जुलाई 2023 रात के 1 बजे पाकिस्तान से दोबारा डिपार्ट कर जाता है. रात के 11 बजे 2 जुलाई को ये पाकिस्तान में आया और फिर 2 घंटे बाद 1 बजे, लेकिन डेट चेंज हो गई, 3 जुलाई 2023 पाकिस्तान से डिपार्ट कर गया. तो अब इस केस में नंबर ऑफ डेज कितने काउंट होंगे? 0, 1 और 2. तो इस केस में नंबर ऑफ डेज काउंट होंगे 2 डेज, नॉट 0. रीजन बीन कि ये जो पॉइंट नंबर 2 में डज नॉट काउंट एज अ डे है, ये बात डे और पार्ट ऑफ द डे के लिए की गई है. लेकिन अगर मैं 2 जुलाई को आ रहा हूं
और 3 तारीख को जा रहा हूं, तो ये दो अलग अलग दिन हो गए। अब ये डे और पार्ट ऑफ द डे नहीं है, तो 2 जुलाई इज द डेट ऑफ अराइवल जो कि फुल डे काउंट किया जाएगा, एंड 3 जुलाई इज द डेट ऑफ डिपार्चर जो कि फुल डे काउंट किया जाएगा। तो अब नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन पाकिस्तान 2 दिन काउंट किए जाएंगे। तो ये हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स में एक रूल 14 दिया हुआ है जो कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल काउंट करने के लिए हमें क्लैरिफिकेशन, एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद फिर हमारे पास अगला है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 83 में और एओपी का रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 84 में डिफाइन किया गया है। कहता है अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर, अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर इफ ए बी और सी, अगर इन तीनों में से कोई एक बात भी मीट होती है तो वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी होगी। इट इज इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म्ड बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। अगर एक कंपनी पाकिस्तान में किसी लॉज के तहत, पाकिस्तान के किसी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट या फॉर्म की गई है, फॉर एग्जांपल कि अगर एक कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनाई गई है, अगर एक कंपनी कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनाई गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, पाकिस्तान से बाहर बिजनेस कर रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पाकिस्तान में बेस्ड है या पाकिस्तान से बाहर बेस्ड है, अगर एक कंपनी पाकिस्तान के लॉज के तहत बनाई गई है, कंपनी से 2017 के तहत बनाई गई है या किसी भी और पाकिस्तान लॉज के तहत बनाई गई है, तो ये रेजिडेंट ही होगी। चाहे वो पाकिस्तान में बिजनेस करे, चाहे पाकिस्तान से बाहर बिजनेस करे, चाहे वो पाकिस्तान बेस्ड हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर बेस्ड करती हो। अगर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट और फॉर्म्ड हुई है बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के किसी कानून के हिसाब से, तो ये कंपनी रेजिडेंट होगी। और द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। अगर एक कंपनी जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, किसी भी एक वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम। अगर एक कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स एट एनी टाइम होली पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो कंपनी उस साल के लिए रेजिडेंट कंसिडर की जाएगी। देखिए, ये जो फ्रेज है ना, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, ये इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, ये इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस में इस फ्रेज को, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स को डिटेल में डिफाइन किया, डिटेल में डिस्कस किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कहते हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब है हेड एंड ब्रेन ऑफ द बिजनेस, हेड एंड ब्रेन ऑफ द बिजनेस। कि एक बिजनेस का, एक कंपनी का जहां भी बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, जहां पे उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है, जहां पे उसके वर्किंग डायरेक्टर्स हैं, जहां पे उसकी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती है, तो ये एक बिजनेस का हेड एंड ब्रेन है, यानी कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है, और इसकी बेसिस पे आप कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स कंक्लूड करेंगे। तो ये बात मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिख दी है। Criteria to establish control and management of the affairs of the company, where the real or principle of the business of the company is carried on, where the board meetings are held, where executive directors यानी कि working directors are placed। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी का ये फ्रेज इनकम टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत से डिसीजंस में इसको एक्सप्लेन किया गया है एज अ हेड एंड ब्रेन ऑफ द बिजनेस। यानी कि जहां पे प्रिंसिपल या रियल बिजनेस कंडक्ट होता हो, जहां पे बीओटी की मीटिंग्स हो रही हो, जहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहते हो, ये लोग कंपनी का हेड एंड ब्रेन है। इसकी बेसिस पे आप देखोगे कि अगर ये पाकिस्तान में है, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स पाकिस्तान में किसी भी एक वक्त होली, तो ये रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। और तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास, इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, इट इज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। देखिए, हमारे पास 3 तरह की गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट को लॉ मेकर ने सेपरेट पर्सन बनाया, और फेडरल गवर्नमेंट को लॉ मेकर ने रेजिडेंट पर्सन डिक्लेयर कर दिया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को लॉ मेकर ने सेपरेट पर्सन नहीं बनाया था, बल्कि कंपनी की डेफिनेशन में डाला था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में कवर्ड थे, और रेजिडेंट कंपनी में लिख दिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान आर रेजिडेंट कंपनी। यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट हमेशा रेजिडेंट ही कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद फिर हमारे पास अगला क्राइटेरिया है एओपी का, कि एओपी कब रेजिडेंट होगी। कहता है एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द ईयर इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर। अगर एक ईओपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली और पार्टली किसी भी एक वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो ईओपी उस साल के लिए रेजिडेंट ईओपी कंसिडर की जाएगी।
देखिए पहले तो मैं बात करता हूँ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे। क्राइटेरिया टू स्टैब्लिश control and management of affairs of the EOP, where the real or principal business of the EOP is carried on, और where the working partners are placed, कि जहां पे EOP का बिजनेस हो या जहां पे AOP के वर्किंग पार्टनर्स रहते हो, वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। अब एक चीज अगर आप गौर करें तो यहां लिखा है होली और पार्टली। अब ये जो होली का लफ्ज है ना, ये भी हमारे टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है। होली का जो लफ्ज है ये भी टैक्स लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है। होली का मतलब है अगेन जो कि डिफरेंट केस लॉस में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस लॉस में डिफाइन किया गया है। होली का मतलब है मोर देन 50%। होली का मतलब 100% नहीं, होली का मतलब है मोर देन 50%। यानी कि अगर किसी चीज का 50% से ज्यादा पार्ट एक जगह पर है तो हम इसे होली कह सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के 10 डायरेक्टर्स हैं, और 10 में से 6 डायरेक्टर पाकिस्तान में। कंपनी के 10 डायरेक्टर्स हैं, वर्किंग डायरेक्टर्स, तो 10 में से 6 डायरेक्टर्स पाकिस्तान में। इसका मतलब है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली एट एनी टाइम पाकिस्तान में मौजूद है, वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी का बन जाएगी। ईओपी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया होली और पार्टली। यानी कि अगर एक ईओपी के 10 पार्टनर्स हैं, और 10 में से सिर्फ एक पार्टनर पाकिस्तान में, बाकी 9 पार्टनर पाकिस्तान के बाहर है। एक ईओपी के 10 वर्किंग पार्टनर्स हैं, 10 में से एक पार्टनर पाकिस्तान में, बाकी 9 पार्टनर्स पाकिस्तान में है। तो चूंकि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स पार्टली पाकिस्तान में एट एनी टाइम, ये ईओपी रेजिडेंट ईओपी बन जाएगी। तो कंपनी के लिए होली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी कि मोर देन 50%। ईओपी के लिए होली और पार्टली यानी कि एनी परसेंटेज on the basis of which control and management of affairs is in Pakistan, that EOP will be considered as resident EOP। तो ये कुछ बारीकियां हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है कि कंपनी के केस में 3 क्राइटेरिया, 3 में से कोई एक बात या तो लोकल लॉस के तहत बनाई गई हो, या फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली एट एनी टाइम पाकिस्तान में हो, या फिर प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। ईओपी के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली और पार्टली एट एनी टाइम इन पाकिस्तान, तो वो ईओपी रेजिडेंट ईओपी बन जाएगी। तो लास्ट में मैंने इस पूरे चैप्टर को थोड़ा समराइज कर दिया है कि इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा, जब 3 में से कोई एक बात हो, या तो पाकिस्तान में फिजिकली 183 डेज या उससे ज्यादा मौजूद हो, या फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो जो पाकिस्तान से बाहर पोस्ट किया गया हो, या सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो लेकिन किसी और कंट्री में 183 डेज से उससे ज्यादा मौजूद ना हो, या फिर किसी और कंट्री में टैक्स रेजिडेंट ना हो, तो वो पाकिस्तान में रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। ईओपी के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया था कि अगर ईओपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली और पार्टली एट एनी टाइम पाकिस्तान में लोकेटेड है। कंपनी के लिए भी 3 क्राइटेरिया थे, या तो लोकल लॉस के तहत इनकॉर्पोरेटेड हो, पाकिस्तान लॉस के तहत इनकॉर्पोरेटेड हो, या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स होली एट एनी टाइम पाकिस्तान में हो, या फिर प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। फेडरल गवर्नमेंट तो हमेशा ही रेजिडेंट होगा, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिविजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 हमेशा ही नॉन रेजिडेंट होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किया, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन। और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर पर्सन को हम बाइफरकेट करेंगे आइदर एज ए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर रेजिडेंट है तो पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों ही इनकम टैक्स लॉ में टैक्सेबल होगी, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम इनकम टैक्स लॉ में टैक्सेबल होगी। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम हमारे लॉ में एग्जेम्प्ट नहीं है। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम हमारे लॉ में एग्जेम्प्ट नहीं है। नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई ही नहीं होता। नॉन रेजिडेंट की इनकम टैक्स फॉरेन सोर्स इनकम पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई ही नहीं होता है। तो आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।